दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की बढ़ रही हिम्मत, संसद भवन तक पहुंचे एक्शन में दिल्ली पुलिस। वहीं बीजेपी को लगा बड़ा झटका, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों का भारी हंगामा, लगाए जय श्री राम के नारे। वहीं मायावती का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, बोली छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ना महालाचारी। वहीं अब हरियाणा कांग्रेस में खींचतान, 19 विधायकों ने शैलजा की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग। वहीं सुखबीर सिंह बादल और 2 अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर, अवैध खनन का आरोप। वहीं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल, देशद्रोह का लगाया आरोप। वहीं महाराष्ट्र सरकार बनाने वालों को निशाना बनाया जा रहा, संजय राउत बोले ईडी और सीबीआई सरकारों को हटाने में खुद को न करें शामिल। वहीं कोरोना वैक्सीन की नीति को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी, बीजेपी ने दिया जवाब। वहीं शुभेंदु अधिकारी की सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात पर हंगामा, टीएमसी सांसदों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, प्रदर्शन कर रहे किसानों की बढ़ रही हिम्मत, संसद भवन तक पहुंचे एक्शन में दिल्ली पुलिस। जी आपको बता दें कि संसद भवन पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों को दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट थाने लेकर गई। सुबह करीब 8:30 बजे किसान हाथों में झंडे लिए पार्लियामेंट के गेट के पास पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। किसान जब नारेबाजी कर रहे थे तब नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी किसानों को पार्लियामेंट थाने ले जाया गया। आपको बता दें कि कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद पुलिस ने किसानों पर 65 डीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की और फिर उनको छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद से नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। बता दें कि पिछले 7 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी गेट पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान 30 जून को बीजेपी समर्थकों से भी भिड़ गए थे। आपको बता दें कि वहीं सुबह बीजेपी कार्यकर्ता यूपी गेट स्थित किसान आंदोलन स्थल पहुंचे थे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच में मारपीट हो गई। आपको बता दें कि फिलहाल संसद भवन पहुंचकर हंगामा करने वाले किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपका क्या मानना है, क्या कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने इस्तीफे में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 191A का हवाला दिया है और कहा है कि वो अगले 6 महीने में चुनकर दोबारा नहीं आ सकते हैं। जेपी नड्डा को भेजे अपने खत में तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं 6 महीने के अंदर दोबारा नहीं चुना जा सकता। ये एक संवैधानिक बाध्यता है, इसलिए अब पार्टी के सामने मैं अब कोई संकट नहीं पैदा करना चाहता और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप मेरी जगह किसी नए नेता का चुनाव कर लें। मुख्यमंत्री रावत ने इस्तीफे की औपचारिकता पूरी करने के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि वक्त मिलते ही तीरथ सिंह रावत गवर्नर हाउस पहुंचकर आधिकारिक तौर पर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री की तलाश के लिए बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह 11 बजे तोमर देहरादून पहुंचेंगे। तोमर की मौजूदगी में ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्र की ओर से जो नाम भेजा जाएगा उस पर विधायकों की सहमति लेने की कोशिश की जाएगी, फिर नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों का भारी हंगामा, लगाए जय श्री राम के नारे। यहाँ आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने भारी हंगामा किया। इस दौरान विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और चुनाव के बाद हुई हिंसा के प्रति विरोध दर्ज करते हुए विधानसभा से बाहर आ गए। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने जैसे ही विधानसभा में बोलना शुरू किया, बीजेपी के नेता हंगामा करने लगे। ऐसे में धनखड़ मात्र 3 से 4 मिनट ही बोल सके और उन्हें अपना अभिभाषण बीच में ही बंद करना पड़ा। राज्यपाल के सदन से बाहर निकलने के दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। हंगामा कर रहे बीजेपी के विधायकों के हाथों में हिंसा के कथित तौर पर शिकार बने लोगों की तस्वीरें थीं। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा एक बड़ा मुद्दा है, लड़ाई अंतिम तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि विधायकों को जो अभिभाषण की कॉपी दी गई थी उसमें चुनाव बाद हुई हिंसा का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में विधायक हंगामे के लिए मजबूर हो गए। बता दें कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हुई थी। इस हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार बंगाल सरकार पर सवाल उठा रही है।
विपक्ष का कहना है कि पुलिस हमले के दौरान मूकदर्शक बनी रही, तो वहीं बंगाल सरकार का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक भी हिंसा नहीं हुई। शपथ से पहले कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास थी। आपको बता दें कि इस बयान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगा दी है और हिंसा के सभी मामलों में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। और बड़ी खबर, मायावती का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ना महालाचारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने छोटे दलों से सपा के गठबंधन को लेकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ना महालाचारी है। समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण, दलित विरोधी सोच और कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों और इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं। ये तो सभी जानते हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इसी कारण उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव अब समाजवादी पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना और करना महालाचारी नहीं तो और क्या है। जान लें कि सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव मायावती लगातार ट्वीट पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर हमला बोलती रहती हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर उतरने वाली मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, अब हरियाणा कांग्रेस में भी पड़ी फूट। 19 विधायकों ने शैलजा की जगह पर भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग। ये आपको बता दें कि पंजाब का मसला अभी सुलझा नहीं था कि कांग्रेस के लिए हरियाणा में भी मुश्किलें खड़ी हो गईं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक कई विधायकों ने प्रभारी विवेक बंसल से मिलकर कुमारी शैलजा को हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर डाली। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा लड़ाई कोई आज की बात नहीं है। पंजाब कांग्रेस की ही तरह हरियाणा कांग्रेस में भी तगड़ी खेमेबाजी है और अब ये जंग अपने उबाल पर पहुंच गई है। एक दिन पहले ही हुड्डा समर्थक 19 विधायकों ने दिल्ली आकर कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा को हटाकर जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने की मांग कर डाली। बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि हमने अपने दिल की बात बता दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा भी हमारे नेता हैं। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है। बहरहाल ये 19 विधायक अगले महीने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बाद में राहुल गांधी से मिलकर भी यही मांग रखेंगे। दरअसल हरियाणा में जाट बनाम बाकी जातियों का टकराव भी किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर हुड्डा बड़े जाट नेता हैं तो वहीं कुमारी शैलजा कांग्रेस का प्रभावशाली दलित चेहरा है। आपको बता दें कि हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो कुमारी शैलजा पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भरोसेमंद भी मानी जाती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में अब हरियाणा में भी फूट पड़ गई है और 19 विधायकों ने शैलजा की जगह पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर डाली है। अगली बड़ी खबर, सुखबीर सिंह बादल और 2 अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर, अवैध खनन का लगा आरोप। ये आपको बता दें कि पंजाब में विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और पार्टी के 2 अन्य नेताओं के जरिए ब्यास नदी के पास अवैध खनन का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद अमृतसर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अमृतसर के ब्यास थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार बादल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 506 और 341 और महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मेसर्स फ्रेंड्स एंड कंपनी आयुक्तालय की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। बादल ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पंजाब में ब्यास नदी के निकट अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि राज्य के खनन विभाग ने ये आरोप को सिरे से खारिज किया था। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेता बादल ने दावा किया था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार किसी पुल के 5 किलोमीटर के अंदर खनन गतिविधि नहीं की जा सकती है, लेकिन इस मामले में 1 किलोमीटर की दूरी पर रेत खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल, देशद्रोह का लगा आरोप। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में याचिका दायर कर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
है। बिहार में मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए ये याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र किशोर पारासर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में याचिका दायर करके कहा है कि महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी हालिया मुलाकात से पहले और बाद में मुफ्ती ने पत्रकारों से कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और उसका विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भारत सरकार को वहां की आवाम के साथ साथ पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि महबूबा मुफ्ती ने उक्त बयान जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में शांति बहाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने और भ्रम फैलाते हुए देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने के उद्देश्य से दिया था। पारासर ने आरोप लगाया कि मुफ्ती ने ऐसा बयान जम्मू कश्मीर के युवाओं को देशद्रोह और आतंकवाद के लिए उकसाने के उद्देश्य से दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार बनाने वालों को निशाना बनाया जा रहा। संजय राउत बोले ईडी और सीबीआई सरकारों को हटाने में खुद को ना करें शामिल। जी आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि ईडी और सीबीआई को सरकारों को सत्ता से बेदखल करने में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहिए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच में मतभेद की अटकलों के बीच संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की गठबंधन को कमजोर करने की कोशिशों के बावजूद सरकार को कोई खतरा नहीं है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य ने यह भरोसा भी जताया कि विपक्षी दल के सरकार के अस्तित्व को लेकर संदेह और अनिश्चितता पैदा करने की कोशिश के बावजूद महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेगी। ये पूछने पर कि क्या महाराष्ट्र में एक शुगर मिल पर ईडी की कार्यवाही का कथित तौर पर संबंध उप मुख्यमंत्री अजित पवार से है, तो इस पर संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका बनाई थी उनको निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि धमकियां दी जा रही हैं कि ऐसी और कार्यवाही देखने को मिलेगी। इस तरीके की राजनीति अच्छी बात नहीं है। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए शुगर मिलों पर निर्भर हैं। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल पीछे से हमला करने का सरीखा है। आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए। ईडी और सीबीआई को सरकारों को सत्ता से बेदखल करने में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहिए। और बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीनेशन की नीति को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हुए राहुल गांधी। बीजेपी ने दिया करारा जवाब। ये आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 34,76,232 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने वैक्सीन में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और बताया कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई है। आपको बता दें कि इस ट्वीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के आज के ट्वीट के लिए उनकी आलोचना की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी वैक्सीन अभियान को लेकर बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि जुलाई आ गया है लेकिन वैक्सीन नहीं आई है। ये ट्वीट देखकर देशवासियों को बहुत ही दुख होगा। जो टीकाकरण के आंकड़े हैं ये बताते हैं कि केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चला रखा है। और बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात पर बड़ा हंगामा। टीएमसी सांसदों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। ये आपको बता दें कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस आधार पर अपने पद से हटाने की मांग की है कि उन्होंने भाजपा नेता व नारदा घोटाले के आरोपी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है। सांसद डेरेक ओब्रायन, महुआ मोत्रा और सुखेंदु शेखर राय द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि मीडिया में वीडियो सहित सभी खबरें आई हैं कि अधिकारी ने मेहता के दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को दिल्ली में थे। यहां उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। पत्र में कहा गया है कि अधिकारी धोखाधड़ी, अवैध रिश्वत सहित विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और नारदा मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन में वह रिश्वत लेते हुए कैमरे में भी कैद हुए थे। सांसदों ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दूसरे बड़े लॉ ऑफिसर हैं और नारदा
मामले सहित महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर सरकार और उसकी एजेंसियों को सलाह देते हैं। नारदा मामले की जांच सीबीआई कर रही है। पत्र में कहा गया है कि इस मामले में आरोपियों से मिलना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के वैधानिक कर्तव्यों के साथ सीधे तौर पर हितों के टकराव है। इसलिए जनता के मन में किसी भी संदेह से बचने के लिए तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि फिलहाल टीएमसी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उनके पद से हटाने की मांग की है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद अब मुस्लिमों के आरक्षण पर मचा घमासान। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद अब मुस्लिम आरक्षण पर घमासान छिड़ गया है। इसकी वजह हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी का एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरी में 5% आरक्षण नहीं चाहिए। अगर सरकार हकीकत में मुस्लिमों का हित चाहती है तो भारतीय संविधान के दायरे में रहकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। हालांकि इस बयान पर मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसे खंडवानी की निजी राय बताया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द से जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।